हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम सम्राट क्लासेज में। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12th के चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्लास को शुरू करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास कॉपी और कलम मौजूद हो। अगर आप लेकर के नहीं बैठे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में कंप्लीट करा दिया गया है, उसके क्वेश्चन आंसर को आप बनाने के प्रयास कीजिएगा और 1-2 दिन में उसके क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। देखिए, चैप्टर 2 हमारा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, इसमें दो टर्म जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे, इसके जो नेम है इस चैप्टर का, उसमें 2 टर्म का यूज किया गया है। पहला है पुष्पी पादप और दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जनन की वह विधि जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। और पुष्पीय पादप क्या होता है, ये टर्म हमारे लिए नया है। तो पुष्पीय पादप जो होता है इसे हम लोग आवृत बीजी पौधा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत बीजी पादप या पौधा। देखिए, आवृत बीजी कहने का मतलब क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। आवृत बीजी यानी कि जिसके बीज के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत बीजी पादप। यानी कि वैसे पादप जिसके बीज के ऊपर आवरण पाए जाते हैं उसे आवृत बीजी बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द प्लांट, लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा प्लांट जो है इसके स्पेसीज हैं। जितने भी फ्लावर पुष्प आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या जितने भी पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सभी मैक्सिमम जो है किसके अंतर्गत आते हैं? आवृत बीजी पादप के अंदर आते हैं। तो देखिए, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट। और आप देखेंगे कि आवृत बीजी होता है, उसी तरह से होता है अनावृत बीजी पादप। अनावृत बीजी पादप, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट। इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट किया गया है एक अलग वीडियो में, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है आवृत बीजी पादप। यानी कि जितने भी पादप जिसके बीज जो होता है आवरण के द्वारा ढका होता है, उसमें पुष्प पाया जाता है और पुष्प ही उस पादप का जननांग होता है। तो आइए हम आवृत बीजी पादप के बारे में पढ़ते हैं, पुष्पीय पादप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पुष्पीय पादप जो होता है, यानी कि आवृत बीजी पादप जो होता है, उसका एक मुख्य विशेषता होता है, उसका बीज जो होता है आवरण से ढका होता है। लेकिन दूसरा उसका मुख्य विशेषता होता है कि इसमें पुष्प लगे होते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं? पुष्प लगे होते हैं। तो उन पुष्प का कार्य क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, पुष्प जो होता है यह आवृत बीजी पादपों का अभिन्न अंग होता है। यह आवृत बीजी पादपों का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग क्यों होता है? क्योंकि सभी जननांग इसमें मौजूद होते हैं। क्योंकि सभी जननांग इसमें मौजूद होते हैं। क्योंकि सभी जननांग इसमें मौजूद होते हैं। और हो सकता है कि आप इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़े हैं कि जननांग कितने तरह के होते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। या तो दोनों एक ही पुष्प में मौजूद होगा या तो अलग अलग पुष्प में मौजूद है, लेकिन ये पुष्प में ही मौजूद होते हैं। इसीलिए ये आवृत बीजी पादपों का प्रमुख अंग होता है। अगर पुष्प नहीं रहेगा तो आवृत बीजी पौधों की जनसंख्या जो है उसमें वृद्धि नहीं हो पाएगी। देखिए, दूसरा पॉइंट हमारा है कि पुष्प का मानव के लिए क्या महत्व है, हमारे लिए वो कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो
उसके लिए दूसरा पॉइंट जो हमने लिखा हुआ है, भावनाओं को प्रकट करने का प्रमुख माध्यम होता है। पुष्प जो होता है हमारी भावनाओं को क्या करता है, माध्यम होता है जिससे हम अपने भावना को व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को किसी से प्रेम होता है तो क्या करता है, गुलाब ले जाकर देता है, ठीक है, उसको गुलाब ले जाकर देता है। या भावना दुख में भी तो हो सकता है, दुख का भावना, जैसे किसी का डेथ हो गया तो आप देखेंगे फिल्म वगैरह में देखे होंगे, कोई डेथ करता है तो उसके ऊपर ले जाकर लोग फूल का माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ठीक है। यानी कि प्यार को भी दिखाने के लिए, और खुशी जैसे मान लीजिए कोई विनर हो गया, कोई जीता है, कोई मैच जीतता है या फिर कोई चुनाव जीतता है, तो जो विनर होते हैं उनको भी लोग फूल का माला पहनाते हैं, यानी खुशी से। आपके गांव में नेताजी आते हैं तो लोग जाके क्या करते हैं, फूल का माला पहनाता है। तो फूल का माला पहनाता है तो उसको खुशी हुआ है उसको कि हमारे गाँव में नेताजी आए हैं। चाहे आपके गांव में चुनाव मैच वैच हो रहा है, उसमें कोई जीत गया तो आप माला पहनाते हो कि हमारे गांव का आदमी जीता है। तो जब भी आपको खुशी होता है तो उसको भी प्रदर्शित करने के लिए हम लोग पुष्प का सहारा लेते हैं। कभी भी हमको किसी से प्रेम होता है तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पुष्प का सहारा लेते हैं। और यदि कभी हमें किसी की मृत्यु होती है और वहाँ में दुख प्रकट करना होता है, वहाँ भी पुष्प का सहारा लिया जाता है। डिफरेंट ये होता है कि इन सभी सिचुएशंस में पुष्प का रंग जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कोई डेथ किया है तो वहाँ पे आप लाल पीला हरा एकदम तड़क भड़क वाला पुष्प लेके जाएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिल्मों में आप देखे होंगे येलो फूल भी वो लोग यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है पुष्प के बारे में कि यह सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व का वस्तु रहा है। अगर मानव के लिए दूसरा पॉइंट अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है, आप देखेंगे कि सौंदर्य का विषयक है। सौंदर्य का विषयक कहने का मतलब क्या है, आप देखेंगे कि औरत लोग जो होती है अपने जूड़े में क्या करती है, गजरा लगाती है। गजरा किसका बना होता है, फूल का बना होता है। तो उससे क्या होता है, श्रृंगार करने में मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा लोग बाल में ऐसे भी लगा लेता है, कुछ लोग हाथ में उसको बांध के रखते हैं, ठीक है। तो एक तो श्रृंगार विषयक है, आभूषणात्मक है, आभूषण के जगह पर कोई पुष्प का माला पहनता है, ठीक है। उसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक, आप देखेंगे कहीं भी कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है उसमें पुष्प का तो महत्व होता है। ये पुष्प, बिना पुष्प का धार्मिक आयोजन नहीं होता है। और सांस्कृतिक महत्व कहने का मतलब जैसे आप देखेंगे कि कहीं पे झंडा फहराया जा रहा है, कहीं पे और कोई कार्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पे पुष्प का यूज किया जाता है, पुष्प का महत्व होता है। तो वही तीसरा पॉइंट हमारा बता रहा है कि यह सौंदर्य विषयक होता है और आभूषणात्मक होता है, यानी कि आभूषण के तौर पे भी लोग इसे यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व का वस्तु रहा है, यानी कि इसका धार्मिक महत्व भी और सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे भी पूजा पाठ हो रहा है वहाँ पे भी लगता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है औद्योगिक महत्व। पुष्प जो होता है इसका औद्योगिक महत्व भी होता है। और औद्योगिक महत्व क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारा आता है, सेंट आता है, परफ्यूम। तो परफ्यूम कैसे बनता है, पुष्प से बनता है। जैसे फॉग आता है, ठीक है, केएस आता है, ऐसे बहुत सारा ब्रांड है, आप भी जानते होंगे। हो सकता है कि आप बहुत डिफरेंट तरह के ब्रांड लगाते होंगे, हमें उतना पता नहीं है। लेकिन जो वो सेंट बनता है, जो परफ्यूम बनता है, वो परफ्यूम पुष्प जो होता है उसकी जो पाखुड़ी होती है, ये वाला पाखुड़ी जो होती है उसको यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका औद्योगिक महत्व भी है पुष्प का। अब देखेंगे कभी कभी सेंट के ऊपर लिखा भी रहता है ये जास्मिन वाला है, ये रोज वाला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पुष्प की खेती, यानी कि पुष्प हम लोग अपने घरों पे लगाते हैं तो 1-2 पौधा लगाते हैं, लेकिन इस पुष्प का जब इतना यूज है तो इसको बड़े लेवल पे भी उत्पादन किया जाता होगा। तो पुष्प का जब बड़े लेवल पे उत्पादन किया जाता है उस विधि को हम लोग बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर, यानी कि पुष्प के खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। और पुष्प के अध्ययन, पुष्प का अध्ययन यानी कि पुष्प के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। पुष्प के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सबसे छोटा पुष्प। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, तो उसका नाम है ओल्फिया। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, ओल्फिया। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, राफ्लेसिया। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, ओल्फिया, और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, राफ्लेसिया। और यदि बात करें भारत के राष्ट्रीय फूल,
भारत के राष्ट्रीय फूल के बारे में या पुष्प के बारे में, तो कौन सा हो जाता है हमारा नीलम्बियम, यानी कि कमल। कमल, और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं नीलम्बियम। क्या बोलते हैं? नीलम्बियम। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नीलम्बियम। अब देखिए आप यहाँ पे आपको पुष्प का एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। ये फिगर जो है उतनी स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन इतना ख़राब भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं और पुष्प के किस भाग को क्या बोलते हैं। और यहाँ पे इमेजिन करने से बेहतर होगा कि आप एक लाइव पुष्प का इमेजिन कर ले। लाइव पुष्प कहने का मतलब जब जैसे मान लेते हैं, ये मानते हैं कि ये पौधा जो है हिबिस्कस का है, अड़हुल का है, तो आप सोचिए कि अड़हुल का पुष्प कैसा होता है और आप वहाँ पे इमेजिन इस बात को कर सकते हैं, या रोज से भी, गुलाब से भी कर सकते हैं। देखिए ये जो पुष्प का फिगर दिया हुआ है, इसमें सबसे नीचे आप देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डंठल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डंठल। और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेल। क्या बोलते हैं? पेडिसेल। अब देखिए एक आप देखेंगे कि एक मोटा सा डाली है, ठीक है, एक तो मोटा सा डाली है जिसमें क्या हुआ है, पुष्प का ये मोटा सा पेड़ है वो गया हुआ है, इससे एक डाली इधर गया हुआ है, इससे एक डाली इधर गया है, और इस डाली पे पुष्प लगा हुआ है। इस डाली पे क्या लगा हुआ है? पुष्प लगा हुआ है। इस डाली पे मानते हैं ये क्या हुआ, लगा हुआ है, पुष्प लगा हुआ है। तो ये यहाँ से हम जब तोड़ देंगे, समझिए कि यहाँ से हमको तोड़ करके इस पुष्प को हम यहाँ पर बनाए हैं। तो अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक तोड़ लेते हैं तो वो वाला फिगर हमारा यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। लेकिन ये हमारा क्या हो गया? पेडिसेल हो गया। लेकिन ये जिसमें जुड़ा हुआ है, इसमें नहीं, ये तो पेड़ हो गया। ये जिसमें से निकला हुआ है, यानी कि जिस टहनी से ये निकला हुआ है, उस टहनी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडियंकल। क्या बोलते हैं? पेडियंकल या मदर एक्सिस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मदर एक्सिस, यानी कि मुख्य टहनी है जिससे ये पौधा क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। हालांकि इसके बारे में आप जानना उतना आवश्यक नहीं है, आप जानते भी होंगे इसके बारे में, आप इमेजिन करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग हुआ, जो उसके मदर एक्सिस से पेडियंकल से जोड़ता है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं? डंठल बोलते हैं। और डंठल को इंग्लिश में हम लोग पेडिसेल बोलते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे फूला हुआ भाग, एक फूला हुआ भाग आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं? थैलमस। और थैलमस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन। अब देखिए यहाँ पे आप देखे होंगे गुलाब का फूल देखे होंगे या अड़हुल का फूल देखे होंगे। तो गुलाब के फूल में आप देखते होंगे जब गुलाब के सारे फूल को नोच देंगे, ठीक है, एक नीचे से जो डंठिया है वो बचा रहेगा, बाकी सब आप हटा देंगे, तो उसमें एक फूला हुआ भाग दिखाई देगा, वो भी वही एक क्या आपका थैलमस है। और थैलमस के ठीक ऊपर हरे कलर का ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ संरचना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसके ग्रुप, अगर बाह्य दल एक तो है तो बाह्य दल बोलेंगे, एक जब रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दल। और एक से अधिक, यानी कि एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया। गुलाब के पुष्प में देखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 ही प्रदर्शित हो पा रहा है, लेकिन इसके उस पार भी तो एक होगा, इसके इस पार भी तो एक होगा। उन सभी को मिलाकर के हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। यानी कि एक रहेगा, एक को हम क्या बोलेंगे? बाह्य दल। यानी कि गुलाब के फूल जो आप देखते हैं उसमें जो बाहर की तरफ हरा कलर का निकला होता है, जिसके बाद लाल कलर का पंखुड़ी स्टार्ट होता है, उसके जो हरा कलर का भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दल। एक को बोलते हैं बाह्य दल और सभी को हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल। और इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज को कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको? कैलिक्स। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ रहा है, वो है आप देखेंगे गुलाब के फूल में जिसको हम लोग बोलते हैं पाखुड़ी। क्या बोलते हैं?
पाखुड़ी, हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं पाखुड़ी, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं पेटल्स। इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल्स। आप गुलाब के फूल देखे होंगे, जिसमें गुलाब के फूल में जो रेड कलर का, जिसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, निकाल के नाखून पे लगाते थे आलता की तरह, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाखुड़ी। और पाखुड़ी के ग्रुप को, पाखुड़ी को एक और भाषा से हम दल भी बोलते हैं, इसको दल भी बोल देते हैं। और इसके ग्रुप को जिस तरह से एक जो बाह्य दल है, एक जो सेपल है उसको बाह्य दल, और इसके ग्रुप को पूरे को हम लोग क्या बोलते थे? बाह्य दल पुंज। उसी तरह से एक पाखुड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? दल या पाखुड़ी, लेकिन इसके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। इसके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं दलपुंज, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोरोला। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला। अब देखिए, अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसे थोड़ा सा स्पेस कम है इसके लिए इसे मिटा रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसीलिए तो बोलता हूँ कि कॉपी कलम लेके बैठिए कभी भी। देखिए, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इस तरह का संरचना आया है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये वाला, इसको एक को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। इसको एक को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग स्टामेन। क्या बोलते हैं बाबू? स्टामेन। तो जब एक है तो इसको हम लोग क्या बोले? पुंकेसर। लेकिन 1 2 3 4 से अधिक भी हो सकता है 3 ही हो, तो 4 से अधिक भी हो सकता है और 4 से कम भी हो सकता है। तो जब एक रहेगा तो मतलब एक है तो एक को पुंकेसर बोलेंगे, लेकिन इसके ग्रुप को, इसके तरह से एक पुष्प में जितने भी पुंकेसर मौजूद हैं, उन सभी पुंकेसरों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं इसको? एंड्रोसियम। समझ गए? अब देखिए, ये पुंकेसर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें और कितने भाग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक और संरचना दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये वाला जो हमने कलर करके पहले से रखा हुआ है, इसका नाम है बीजांड। इसका क्या नाम है? बीजांड। और इसे हम लोग गुरु बीजाणु धानी भी बोलते हैं, और इसका नाम बीजांड है। और इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। और इसको हम लोग गुरु बीजाणु धानी के नाम से भी जानते हैं। बीजांड के ऊपर यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लंबा स्टैक लाइक स्ट्रक्चर गया है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, STALK, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? स्त्री केसर। स्त्री केसर। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। पिस्टॉल नहीं, ऐसा नहीं कि पिस्टॉल समझ लीजिएगा, पिस्टिल। और स्त्री केसर के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग। क्या बोलते हैं बाबू? जयांग। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं गाइनोसियम। अब देखिए, ये जयांग या स्त्री केसर जो होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और ये पुंकेसर जो होता है, पुमंग जो होता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ से यहाँ लेकर के जो स्त्री केसर है, उसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं। इसमें जो गैप दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। इन सब के बारे में हम लोग एक करके पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में इस फिगर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कि मोटा मोटी इन लोगों का कार्य क्या है, ठीक है। देखिए, ये जो हमारा डंठल है, अब सोचिए कि डंठल नहीं रहेगा तो पुष्प उस पर टिकेगा, डंठल नहीं रहेगा तो पुष्प उस पर टिकेगा, नहीं टिकेगा। तो डंठल का कार्य क्या होता है? पुष्प को सहायता प्रदान करना, यांत्रिक सहायता प्रदान करना, उसे फिजिकली उसको क्या करना? बनाए रखना, उसको रोक के रखना, ठीक है। और पुष्पासन जो
क्या होता है, पुष्प का आधार होता है, पुष्प का आधार होता है, जिससे पुष्पासन जो होता है पुष्प का आधार होता है। आप इस पॉइंट को कॉपी में लिख भी सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख भी सकते हैं। पुष्पासन पुष्प का आधार होता है जिसके निचले सिरे से डंठल जुड़ा होता है, जिसके निचले सिरे से डंठल जुड़ा होता है तथा ऊपर से या ऊपरी सिरा से पुंकेसर, स्त्री केसर, दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज जुड़े होते हैं। पुष्पासन पुष्प का आधार होता है जिसके निचले सिरा से डंठल तथा ऊपरी सिरा से दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जयांग या पुंकेसर या स्त्री केसर जुड़े होते हैं। अब इसका मुख्य कार्य होता है इनको एक जगह पे समाहित करके रखना, एक जगह इकट्ठा करके रखना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज का कार्य क्या है कि ये जो पंखुड़ी है उसको बाहर की तरफ फैलने नहीं देता है और उसको बाहर ही सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर से उसको मान लीजिए हवा आया तो पंखुड़ी क्या हो जाएगा, उसमें से निकल के उड़ने लगेंगे, तो वो उसको क्या करता है, बांध के रखता है। तो इसका कार्य क्या हो गया, बाह्य दलपुंज का बाहर से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, पुष्प को बाहर से सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट हमारा है दलपुंज। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, दलपुंज, जिसको हम लोग कोरोला बोलते हैं इंग्लिश में। कोरोला का काम क्या होता है कि ये तो सबसे पहले फूल को आकर्षित बनाने का कार्य करता है। आप देखेंगे कोई भी पुष्प आप बोलते हैं कि ये पुष्प बहुत सुंदर लग रहा है, तो आप किसे देख करके बोलते हैं, आप उसके डंठल को, उसके पुष्पासन को, आप उसके बाह्य दलपुंज को नहीं, आप उसके पंखुड़ियों को देख करके बोलते हैं, उसके दलपुंज को देख करके बोलते हैं कि ये पुष्प जो है सुंदर है या नहीं है। ठीक है, तो पंखुड़ी जो होता है, दलपुंज जो होता है, पुष्प को आकर्षित बनाने का कार्य करता है। और इसी के वजह से जब परागण होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे परागण क्या होता है, तो जब परागण क्रिया होती है तो उसमें कीटों को आकर्षित करने का कार्य कौन करता है, ये पंखुड़ियाँ करती हैं, यानी कि इनका जनन में भी महत्व होता है। ठीक है, जनन में भी महत्व होता है। नेक्स्ट हमारा है पुमंग, जिसकी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और ये जो होता है नर जनन भाग होता है और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है स्त्री केसर जयांग, जो मादा जनन भाग होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं, अभी इसको एक बार हम समरी कर दे रहे हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं, तो पुष्प के भाग में आप लिखेंगे कि पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं, डंठल, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज। बाह्य दलपुंज के इकाई को बाह्य दल कहते हैं और दलपुंज की इकाई को दल या पंखुड़ी कहते हैं, पुंकेसर, स्त्री केसर। ये सब क्या होते हैं, पुष्प के भाग होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ठीक, लैंगिक जनन की घटनाएं। अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है लैंगिक जनन की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ या इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। देखिए, चाहे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ें, इसका अगला चैप्टर 3, या ये वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, इन दोनों में सेक्सुअल इवेंट्स जो होते हैं, लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं वो सेम होती है। ठीक है, इसमें पहला घटना ये होता है निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी कि निषेचन के पहले घटने वाली घटनाएं। नाम से ही पता चल रहा है लैंगिक जनन की वह घटनाएं जो निषेचन के पूर्व घटित होती हैं, उसे हम लोग निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, और इसमें गैमेटोफाइट्स का निर्माण होता है। देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या निर्माण होता है, गैमेटोफाइट्स का निर्माण होता है, यानी कि मेल गैमेट्स बनता है, फीमेल गैमेट्स बनता है। ठीक है, तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स हमारा क्या होता है, बनता है, यानी कि पुंकेसर कैसे बनता है, ये पुंकेसर और पुमंग की संरचना कैसी होती है, इसमें परागकण कैसे बनता है, लघु बीजाणु धानी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
और निषेचन पूर्व घटनाओं में जो फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, फीमेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है उसमें स्त्री केसर बीजांड जिसे हम लोग गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं और तथा भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो ये कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा जो इवेंट्स होता है, दूसरा जो घटना होता है वो होता है निषेचन का। और पेड़ पौधों में, पादपों में जो निषेचन होता है वो कौन सा निषेचन होता है? दोहरा निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दोहरा निषेचन के बारे में। और जब दोहरा निषेचन होता है तो वहाँ पर एक और घटना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन बोलते हैं। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जब दोहरा निषेचन पढ़ेंगे तो उसी में इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने अब दो के बारे में चर्चा किया, निषेचन पूर्व घटनाएं जिसमें पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण का डेवलपमेंट होता है, यानी कि मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि स्त्री केसर बीजांड तथा भ्रूण कोश का डेवलपमेंट होता है, यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। और दूसरा हमारा घटना है निषेचन, यानी कि जिसमें पेड़ पौधों में दोहरा निषेचन होता है और मानव में सिर्फ निषेचन होता है और वो निषेचन आंतरिक और बाह्य हो सकता है। हमने आगे उसको चर्चा किया जाएगा कि किस जीव में बाह्य निषेचन होता है, किस में आंतरिक निषेचन होता है। तीसरा हमारा घटना है निषेचन पाश्च घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि निषेचन की वह घटनाएं जो लैंगिक जनन की वह घटनाएं जो निषेचन के बाद घटित होती हैं, यानी कि उसके बाद अकर होती हैं, उत्पन्न होती है, उसे हम लोग निषेचन पाश्च घटनाएं कहते हैं। और इसके बाद क्या बनता है? भ्रूण कोश बनता है, भ्रूण बनता है और भ्रूण के अंदर बीज बनता है और उसके बाद असंग जनन और बहुभ्रूणता। और इस चैप्टर का अंत भी लगभग यहीं तक हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं मुख्य बिंदुओं के बारे में हम लोग को इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो आइए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। देखिए, निषेचन पूर्व घटनाओं में पहला जो हमारा पॉइंट है वो है पुंकेसर, यानी कि स्टामेन। स्टामेन जो होता है यह पुमंग की यानी कि एंड्रोसियम की इकाई होती है। यानी कि अभी मैंने बताया आपको कि पुमंग जो होता है वो समूह में होता है और उसके एक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। और ये पुष्प का नर जनन भाग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। यानी कि पुंकेसर जो होता है क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। और इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। पहला पुतंतु और दूसरा परागकोश। पुतंतु जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ये फिलामेंट एक लंबी धागे नुमा संरचना होती है। आप हिबिस्कस प्लांट देखे होंगे, अड़हुल का पौधा देखे होंगे, उसमें आप देखे होंगे कि पुष्प जो होता है उसके बीच में पीले रंग का एक लंबा सा पतला एकदम धागे के जैसे एक संरचना निकली होती है लंबी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं। संरचना होती है जिसकी ऊपरी छोर या ऊपरी सिरा परागकोश से जुड़ा होता है तथा निचला छोर या निचला सिरा पुष्पासन थैलमस से जुड़ा होता है। ठीक है, आप देखेंगे, आप अड़हुल का पुष्प एक कहीं से तोड़ के लाएंगे, ठीक है, अड़हुल का पुष्प जो है आप तोड़ के लाएंगे, इसको इंग्लिश में हिबिस्कस प्लांट बोलते हैं। तोड़ के लाएंगे, उसको देखेंगे कि पुष्प जो पंखुड़ी है उसके बीच में स्टाक होगा पतला पतला एकदम धागे नुमा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुतंतु। और पुतंतु के ऊपर देखिएगा एकदम छोटा सा घुंडी जैसा संरचना होगा। देखिए मैं यहाँ पे उस फिगर को ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बोलते हैं हम इसको? फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसका फिलामेंट। और ये नीचे की ओर किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से जुड़ा होता है। और ऊपर की ओर ये किससे जुड़ा होता है? ये हमारा जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर या परागकोश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागकोश। देखिए परागकोश क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंथर। तो परागकोश क्या होता है? यह एक
घुंडी नुमा जैसे कहने का मतलब गांठ जैसी संरचना, ऊपर की आप देखेंगे छोटी सी घुंडी बनी होगी। तो घुंडी नुमा चतुष्कीय संरचना होती है जिसके चारों कोनों पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर थैली नुमा संरचना होती है, जिसके चारों कोनों पर क्या होती है, थैली नुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी जो होता है वो 2 पालियों में विभक्त होता है। कितने पालियों में विभक्त होता है, 2 पालियों में विभक्त होता है। यानी कि जब 2 पाली में विभक्त हो जाएगा तो कितने कोष्ठ आएंगे, 4। यानी कि 4 कोनों पे 4 कोष्ठक होते हैं। यानी कि लघु बीजाणुधानी कितनी होती है, 4। लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है, 4। लेकिन कपास तथा भिंडी के जो पुष्प होते हैं उसमें एक ही लोब होता है। यानी कि एक ही पाली होती है। ये पाली इसमें 2 है, उसमें एक ही पाली होती है। लोब जो होता है एक ही लोब होने के कारण इसमें 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। यानी कि सभी पुष्प में क्या होती है, 4 लघु बीजाणुधानी होती है, लेकिन इनमें क्या होती है, एक पाली होने की वजह से 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। ठीक है, देखिए आगे चल के लघु बीजाणुधानी जो है वो विकसित हो जाती है और परागपुटी बनाती है। यानी कि पोलन सेक बनाती है। क्या बनाती है, पोलन सेक बनाती है, परागपुटी बनाती है, यानी कि पोलन सेक बनाती है। देखिए मैं इसे फिगर में आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप वीडियो पॉज करके लिख भी लेंगे। देखिए नेक्स्ट हम इसके फिगर को दिखा रहे हैं। इसी फिगर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए ऐसे करके ये एंथर जो होता है 2 पाली में विभक्त होता है। एक ये पाली हो गया, एक ये पाली हो गया, 2 पाली। और 2 पाली जो होता है, 2 पाली होने के कारण ये अंदर की ओर ऐसे विभक्त होता है। तो अंदर की ओर ये क्या हो गया, 4 कोष्ठक, यानी 2 इसमें और 2 इसमें, तो 4 कोष्ठक हो गए। तो 4 लघु बीजाणुधानी भी कितनी हो गई, 4। यानी उसी कोष्ठक को हम लोग क्या नाम देते हैं, लघु बीजाणुधानी देते हैं। देखिए अगर हम इसको काट के देखें, इस फिगर को अगर हम लोग यहाँ पे काट के देखते हैं, जैसे हम यहाँ से मान लीजिए इसको हम काट दिए, तो काटने के बाद इसके ऊपर वाले भाग को हमने क्या किया, हटा दिया। और जैसे ही ऊपर वाले भाग को हटा के देखते हैं तो हमें इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह की संरचना हमको क्या होती है, दिखाई पड़ती है, प्रतीत होती है। जैसे ही हम ऊपर से इसको काटते हैं, जैसे ही हम इससे ऊपर से काटते हैं, सेक्शन करते हैं, तो हमें इस तरह की संरचना दिखाई पड़ती है। ठीक है, और इसमें देखते हैं तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना की संरचना अंदर, यानी कि इधर से तो ये बाइलोब्ड दिख रहा है, द्विपलित संरचना दिख रही है बाहर से। लेकिन जैसे ही हमने इसको ऊपर से काटा, सेक्शन किया, काटने के बाद हमने देखा यहाँ से, जैसे हमने काटने के बाद देखा हमने कि यहाँ पे चतुष्कीय संरचना पाई जा रही है। यानी कि 4 कोनों वाली संरचना पाई जा रही है। और प्रत्येक कोनों पर 4 कोष्ठक बने हुए हैं। प्रत्येक कोनों पर 1 कोष्ठक बना हुआ है, यानी कि कुल मिला के 4 कोष्ठक बना हुआ है। और इन्हीं 4 कोष्ठकों को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। इन्हीं 4 कोष्ठकों को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। ये बीच में आप एनसीईआरटी का फिगर देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये बीच में भी जो दिखाया है, तो ये नीचे से जो डंठल आया हुआ है तो डंठल वहाँ तक जाएगा, तो उसी का ये बीच में फिगर है। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी की संरचना कितनी हो गई, संख्या कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लघु बीजाणुधानी की संरचना तथा परागकण का डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है नेक्स्ट लघु बीजाणुधानी की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए
माइक्रोस्पोरेंजियम के संरचना में मुख्य रूप से दो भाग मौजूद होते हैं। दो भाग में पहला भाग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परागधानी भित्ति, यानी कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये चार जो कोष्टक आपको दिखाई दे रहा है, ये चारों कोष्टक के बारे में, ये चारों कोष्टक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। और उसकी संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक जो कोष्टक होता है वो दो तरह के भागों से मिल करके बना होता है। पहला इसका भाग होता है लघु परागधानी भित्ति और दूसरा होता है बीजाणु जनन ऊतक, यानी कि इसमें दो भाग पाए जाते हैं, यानी कि ये चार कोष्टक है और एक कोष्टक कैसे बना होता है उसके बारे में लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें दो भाग मौजूद होता है, पहला परागधानी भित्ति और दूसरा बीजाणु जनन ऊतक। तो देखिए आइए एक एक करके बारे में हम लोग दोनों को समझते हैं। परागधानी भित्ति जो होता है, ठीक है, ये चार परतों से बनी होती है। कितने परत से बनी होती है, चार परतों से बनी होती है। और इसमें पहला परत जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा जो होता है ये सबसे बाहरी आवरण होता है, यह सबसे बाहरी आवरण होता है जो इसको बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, बाह्य त्वचा यह सबसे बाहरी परत होता है जो लघु बीजाणुधानी को बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है हमारा अंतस्थीसियम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। और अंतस्थीसियम जो होती है वो बाह्य त्वचा के ठीक नीचे होती है, बाह्य त्वचा के ठीक नीचे होती है। और ये परिपक्व होकर, बाह्य त्वचा के ठीक नीचे होती है और ये परिपक्व होकर के इसकी दीवार जो होती है वो मोटी हो जाती है। लेकिन उस जगह की दीवार, देखिए परिपक्व होने के बाद इसकी दीवार जो होती है क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और उस जगह की दीवार पतली रह जाती है जहाँ से परागकोश स्फुटित होता है, जहाँ से परागकोश स्फुटित होता है। अगर हम इसके पूरे संरचना की बात करें तो ये क्या होता है, आप देखेंगे कि इसके जो बाहरी परत होता है उसके अंदर एक और परत होता है, बाहरी परत हो गया, उसके अंदर एक और परत हो गया। ये आंतरिक परत जिसे हम लोग अंतस्थीसियम बोलते हैं, एंडोथीसियम बोलते हैं, जो बाह्य त्वचा के ठीक नीचे होती है, यह परिपक्व होकर इसकी दीवारें मोटी हो जाती है। लेकिन उस जगह की दीवार पतली रह जाती है जहाँ से परागकोश परिपक्व होकर स्फुटित होने वाला रहता है। और उस पतले हुए स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्टोमियम। तो अगर क्वेश्चन आता है कि परागकोश किस जगह से स्फुटित होता है तो अस्टोमियम से। अंतस्थीसियम की कौन सा भाग पतला रह जाता है तो अस्टोमियम। क्या रह जाता है, अस्टोमियम, जहाँ से परागकोश स्फुटित होता है। परागकोश जब स्फुटित होता है यानी कि यहाँ से फूटता है तो ये क्या करता है, एक लाइन से बाहर निकलता है। परागकोश जो होता है जब स्फुटित होता है तो ये एक लाइन से क्या करता है, बाहर निकलता है। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस। परागकोश स्फुटित होने के बाद परागकण किस लाइन से बाहर निकलता है उस लाइन को क्या कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या कहते हैं बाबू, लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो अंतस्थीसियम जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है परागकोश में स्फुटन करने में मदद करना। और परागकोश स्फुटित होगा, फटेगा, तभी तो परागकण बाहर निकलेगा, ठीक है। तीसरा हमारा है मध्य परत। तीसरा हमारा है मध्य परत, जिसको हम लोग मिडिल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर, मध्य परत। मध्य परत जो होता है ये शीघ्र नष्ट हो जाता है, ये बनता है और कुछ ही दिनों में ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने के बाद ये बीजाणु जनन ऊतक को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, बीजाणु जनन ऊतक को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। और नेक्स्ट है 4 नंबर हमारा है टेपिटम। क्या है 4 नंबर हमारा, टेपिटम। और टेपिटम जो होता है यह सबसे आंतरिक परत होती है, यह सबसे आंतरिक परत होती है जिसका मुख्य कार्य बीजाणु जनन कोशिकाओं को, बीजाणु जनन ऊतक को या कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना है। तथा दूसरा कार्य आप लिखेंगे, पहला आप तो लिखेंगे कि बीजाणु जनन ऊतक को, यानी कि जो मध्य परत का कार्य है वही टेपिटम का भी कार्य है, बीजाणु जनन ऊतक को क्या करना, पोषण प्रदान करना। और दूसरा बात हमारा होता है क्या चीज़ कि टेपिटम से यूबिस कण स्रावित होता है, यूबिस
कण स्रावित होता है, यूवी कण स्रावित होता है, टेपिटम से यूवी कण स्रावित होता है जिसमें स्पोरोपोलेनिन होता है, स्पोरोपोलेनिन होता है जो स्पोरोपोलेनिन होता है जो परागकण के बाहरी आवरण पे लगा होता है, जिससे परागकण का प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे फिर से एक बार चर्चा में लाएंगे। अभी देखते हैं दूसरा नंबर हमारा पॉइंट है बीजाणु जनन ऊतक। यह परागकोश के लघु बीजाणुधानी के भित्ति में, यह परागकोश के लघु बीजाणुधानी जो है उसके भित्ति द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं का समूह होता है, यानी कि परागकोश, कोई पूछेगा बीजाणु जनन ऊतक क्या होता है, तो यह परागकोश के लघु बीजाणुधानी के भित्ति द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं का समूह बीजाणु जनन ऊतक कहलाता है। और इसकी कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद पीएमसी का कार्य करने लगती है, यानी कि पोलन मदर सेल की कार्य करने लगती है, पीएमसी की कार्य करने लगती है, पोलन मदर सेल की कार्य करने लगती है, पराग मातृ कोशिका की कार्य करने लगती है, पराग मातृ कोशिका का कार्य करने लगती है। और पीएमसी पराग मातृ कोशिका जो होती है वो 2n होती है, यानी कि द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। देखिए नेक्स्ट एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरेंजेसिस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरेंजेसिस। और इसमें परागकोश के लघु बीजाणुधानी में मौजूद पीएमसी, वही जो बात हमने यहाँ पे पढ़ा, पीएमसी अर्धसूत्री विभाजन करके, कैसा विभाजन करता है? अर्धसूत्री विभाजन कैसा होता है? अर्धसूत्री भी हो सकता है, समसूत्री भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन करके चार अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है, 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है। और इसी लघु बीजाणु पर एक मिनट इससे पहले ये समझ लेते हैं, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणुओं के ऊपर जब स्पोरोपोलेनिन की परत आ जाती है, जब लघु बीजाणुओं के ऊपर स्पोरोपोलेनिन की परत आ जाती है, तब उसे हम लोग परागकण बोलते हैं। तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप एक बार पॉइंट देख लेंगे सब। जब लघु बीजाणुओं पर स्पोरोपोलेनिन की परत आ जाती है तो इसे परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। तो यहाँ से आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा, लघु बीजाणुओं पर जब स्पोरोपोलेनिन की परत आ जाती है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलेनिन की परत आ जाती है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि परागकण का बाहरी आवरण बना होता है, किससे बना होता है? जल्दी बोलिए, किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। यहाँ से आपका बात एक कंफर्म हो गया कि किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। और यहीं पे अगर कोई पूछ दे कि इसका आंतरिक परत किससे बना होता है, परागकण का आंतरिक परत किससे बना होता है, तो पैक्टोसेल्यूलोज से बना होता है। पैक्टोसेल्यूलोज से बना होता है। कौन सा बना होता है बाबू? आंतरिक परत। कौन सा बना होता है? आंतरिक परत। यानी कि बाह्य परत परागकण का बाहरी परत किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से। और आंतरिक परत किससे बना होता है? पैक्टोसेल्यूलोज से बना होता है। चलिए
अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटा परागकण का बात करें, अगर सबसे छोटा परागकण का बात करें तो सबसे छोटा परागकण होता है मायोसिटिस एल्पिस्टिस का। ठीक है, एक प्लांट का नाम है जिसका नाम है मायोसिटिस एल्पिस्टिस। मायोसिटिस एल्पिस्टिस का परागकण सबसे छोटा परागकण होता है, जबकि सबसे बड़े परागकण का अगर हम बात करें, सबसे बड़े परागकण का अगर हम बात करें तो उसका नाम है मिराबिलस जलापा। तो सबसे बड़े परागकण का अगर हम बात करें तो उसका नाम है मिराबिलस जलापा। देखिए, अब जो परागकण होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो परागकणों का अध्ययन, अगर आपसे कोई पूछता है कि परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप क्या बोलेंगे? परागाणु विज्ञान। परागाणु विज्ञान, इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे पॉलिनोलॉजी। पॉलिनोलॉजी, क्या बोलेंगे इसको? पॉलिनोलॉजी। देखिए, नेक्स्ट हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, परागकण जो होता है इसका जो बाहरी परत होता है स्पोरोपोलेनिन, जिसके वजह से इसके प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अतः इसे हम अधिक समय के लिए भंडारण कर सकते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अधिक समय के लिए इसका भंडारण कर सकते हैं। और भंडारण के लिए, परागकणों के भंडारण के लिए तरल नाइट्रोजन जो -196 डिग्री सेल्सियस पे होता है, उसमें हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि परागकणों का भंडारण करना संभव है कि नहीं, तो परागकणों का भंडारण करना संभव है। और कैसे संभव है? तो इसको हम लोग क्रायोजेनिक मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक मेथड। इस भंडारण को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक भंडारण। तो बाबू, आपसे अगर कोई पूछता है कि हम परागकणों का भंडारित कर सकते हैं कि नहीं, तो आप क्या बोलिएगा? भंडारित कर सकते हैं। ठीक है, और भंडारित करेंगे तो कैसे करेंगे? तो भंडारित करेंगे कैसे? क्रायोजेनिक भंडारण से। कैसे? क्रायोजेनिक मेथड से, क्रायोजेनिक भंडारण से। और क्रायोजेनिक भंडारण में क्या होता है? तरल नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है और उसमें इस परागकणों को क्या किया जाता है? रखा जाता है। तो भंडारण करने के लिए हम क्रायोजेनिक भंडारण का यूज करते हैं, जिसमें तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। अब देखिए, इसका उपयोग कहाँ होता है? ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है? परागकण जो होता है इसका उपयोग कहाँ होता है? परागकण जो होता है, परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पोषक तत्वों से क्या होता है बाबू? भरपूर होता है। अतः इन्हें एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एथलीट बोलते हैं। एथलीट, धावक घोड़े, एथलीट तथा धावक घोड़े या घोड़ों के कार्य दक्षता में वृद्धि के लिए, अतः इन एथलीट तथा धावक घोड़ों के कार्य दक्षता में वृद्धि के लिए उन्हें खिलाया जाता है। तो परागकण जो होते हैं पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिसके कारण इसको एथलीट को, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं, खेल कूद करने वाले लोग होते हैं, और धावक घोड़ा, जो घोड़ा दौड़ता है, सभी घोड़े दौड़ते हैं, लेकिन कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जो रेस में दौड़ते हैं। ठीक है, कुछ घोड़े जो होते हैं रेस में दौड़ते हैं और उनके कार्य दक्षता में वृद्धि के लिए
क्या किया जाता है, उनको परागकण खिलाया जाता है। अब देखिए ये परागकण खिलाया जाता है तो आप परागकण कैसे ले जाएंगे लाने के लिए, परागकण कहाँ से लाएंगे, सोचने वाली बात है कि परागकण हमको खिलाना है घोड़ा को या फिर खिलाड़ी को, तो परागकण हम क्या फूलों से जा करके एक एक ठो निकालते फिरेंगे। तो इसके लिए पराग टैबलेट भी आता है, इसके लिए क्या आता है, पराग टैबलेट भी आता है, और बी पोलन सिरप भी आता है, यानी कि पराग सिरप भी आता है, टैबलेट भी आता है और सिरप भी आता है। बाज़ारों में मेडिकल दवा दुकानों पे मेडिकल स्टोर में उपलब्ध होता है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, इसको आप एक बार नोट डाउन करेंगे। हो गया। चलिए नेक्स्ट हम एक और टॉपिक थोड़ा सा छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके आगे वाला जो भी टॉपिक है उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, देखिए परागकण जो होता है, परागकण रोग जनित भी होते हैं, रोग जनित भी होते हैं। यह मनुष्यों में गंभीर श्वसन संबंधी रोग, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस, दम्मा, अस्थमा। ठीक है, यह रोग जनित भी होते हैं और मनुष्यों में गंभीर श्वसन संबंधी रोग जैसे ब्रोंकाइटिस, दम्मा, ठीक है, रोग उत्पन्न करते हैं। इसमें लिख भी देते हैं अस्थमा यानी कि दम्मा, श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं, अर्थात इसलिए इन्हें परागकण एलर्जी जनित होता है। कुछ परागकण जो होते हैं वो एलर्जी जनित होता है। अब चलिए देखिए, परागकण जो होता है एलर्जी जनित होता है, लेकिन अमेरिका से गेहूं मंगाया गया था। ठीक है, अमेरिका से क्या मंगाया गया था, गेहूं मंगाया गया था, और उसके साथ एक घास आ गया था जिसका नाम है पार्थेनियम। क्या नाम है उसका, पार्थेनियम, जिसको हम लोग गाजर घास भी बोलते हैं। आप जाएंगे गेहूं के खेत में तो देखेंगे कि गाजर के पौधा के जैसे आपको लगेगा कि गाजरे बोया गया है। ठीक है, आप जाएंगे गेहूं के खेत में लगेगा तो ये गाजरे बोया गया है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्थेनियम, गाजर घास। इसके जो परागकण होते हैं, इसके परागकण जो होते हैं, परागकण ये हाईली एलर्जी कारक होते हैं, हाईली एलर्जी कारक होते हैं, यानी कि ये बहुत जल्दी एलर्जी कारक होते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि पार्थेनियम कैसा है, तो ये परागकण जनित एलर्जी को बढ़ावा देता है, ये परागकण जनित एलर्जी के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, इसके आगे के जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास पहुंचे। हमारा सब्सक्राइबर जो है 1000 से जल्दी हम लोग पार कर लें, ताकि हम लोग लाइव क्लास कंडक्ट कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद।